हाँ जी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान काम कर दिया है कि उसने पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न बैंक बना दी है और इस प्रश्न बैंक से बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावना है। तो उन्होंने आपके लिए बहुत आसान काम कर दिया है। तो ये प्रश्न बैंक जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये जो प्रश्न बैंक है इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो हम इस वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 1 है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रश्न बैंक जो बनाई है वो बनाई है से नो टू पासबुक, यानी उनका स्लोगन ही है कि अब स्कूलों में पासबुक बैन हो जानी चाहिए और बच्चों को सोच समझ के आंसर देना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। उसके आधार पर उन्होंने ये प्रश्न बैंक बना के और इनके आंसर नहीं दिए हैं, केवल प्रश्न दिए हैं, प्रश्न दे के और आप लोगों से कहा है कि इनका आंसर आप पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करके ढूंढो और बताओ। तो मैं आपको इस वीडियो में इन सभी का आंसर बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अपने भाई लोगों को ज़रूर शेयर कर देना और आपको भी अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट भी डाल देना। और इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2024 को मद्देनज़र रखते हुए पूरी पहली और दूसरी किताब के प्रश्नों की एक प्लेलिस्ट डाल दी है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि इतना सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो इससे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ। तो आप को जो बताया जा रहा है उसको आप कंप्लीट करें, नहीं तो फिर बाद में पछताना हो जाएगा कि सर ने कहा था और हमने नहीं किया, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ उनको आप ज़रूर से देखें। न्यूमेरिकल भी बता रहा हूँ, ये सब बता रहा हूँ, तो आप इसको कंप्लीट ज़रूर करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखो आप। पहला क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का तरीका जो होता है वो ये होता है। आप इसको देख के समझ लेना अगर किसी को नहीं आता है तो, और बाकी आपको डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है। ठीक है। अब है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, 3 समान आवेश प्रत्येक +q एक ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए हैं। प्रत्येक आवेश पर कार्यरत बल क्या होगा? यानी आपको प्रत्येक आवेश पर कार्यरत बल बताना है। तो इसमें सबसे पहली बात, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाएं समान होती है और उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि समान आवेश है तीनों पर, यहाँ पर भी +q है, यहाँ पर भी +q है और यहाँ पर भी क्या है, +q है। तो इस +q और इस +q के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण के कारण बल की दिशा बाहर की ओर F1, इस +q के कारण प्रतिकर्षण के कारण बल की दिशा बाहर की ओर F2। लेकिन ये +q और इस +q के बीच की दूरी भी a है, इस +q और इस +q के बीच की दूरी भी a है और यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये 60 डिग्री का है, तो शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी से ये भी कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाला बल, इनका परिमाण बराबर होगा, यानी F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा। और वो होगा कितना, वो होगा kq²/a²। तो यहाँ पे हम परिणामी बल F निकालेंगे। परिणामी बल F का जो सूत्र होता है वो होता है √F1 का स्क्वायर + F2 का स्क्वायर + 2F1 F2 cos थीटा। तो थीटा आपको यहाँ से पता लग रहा है कि F1 और F2 के बीच में 60 डिग्री का कोण बन रहा है और F1 और F2 दोनों बराबर हैं, तो हम F2 की जगह भी F1 रखेंगे। तो और इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा √3F1 और F1 का मान जो ये है इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो देखते हैं कि ये आंसर हमें किस ऑप्शन में मिलता है। तो ये आंसर हमें डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा √3 K Q²
a²। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है। आपको किसी पिंड को ऋणावेशित करना है, तो ऋणावेशित करने के लिए क्या करना होगा? हम जानते हैं किसी पिंड को ऋणावेशित करना है तो उसको आप इलेक्ट्रॉन देते जाओ देते जाओ देते जाओ। तो अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हो तो वो ऋणावेशित हो जाता है। तो ऑप्शन में से सही आंसर ढूंढना है, तो वो सही आंसर है ए, अधिक इलेक्ट्रॉन देने से कोई भी पिंड जो है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दो प्रत्येक 1 कूलाम आवेशों को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल होगा। तो यहाँ पे आपको 2 प्रत्येक 1 कूलाम यानी Q1 का मान भी 1 कूलाम है, Q2 का मान भी 1 कूलाम है, और जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है। तो क्या आप 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। अब F का मान, कूलाम बल का ये सूत्र रहा, मान रखो, आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन। 9 × 10⁻³ न्यूटन। अब मेरी एक सलाह मान लो, ये का यही प्रश्न आप रट लो कि अगर 2 प्रत्येक 1 कूलाम के आवेश और 1 किलोमीटर की दूरी पर रखे हों तो उनके मध्य लगने वाला बल जो होगा वो 9 × 10⁻³ न्यूटन होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, परीक्षा में आए तब किलोमीटर में दे रखा है या मीटर में दे रखा है। ठीक है, अगर किलोमीटर में देगा तो यही आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा रहता है उनसे प्राय धातु की जंजीर लटकाई जाती है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, आप इस चित्र से समझो कि ये कोई वाहन है और ये ज्वलनशील पदार्थ लेके जा रहा है, और इससे ये जंजीर यानी एक जंजीर लोहे की ये चालक है और ज़मीन से टच करते हुए जा रही है। यानी ज़मीन से टच करने का मतलब इससे हमने भू संपर्कित कर दिया, क्योंकि भू संपर्कित करने से जो इस बॉडी के ऊपर जो आवेश इकट्ठा होता है वो इससे ज़मीन में चला जाता है। तो इसीलिए जो जंजीर लटकाई जाती है उसका कारण है कि वाहन की बॉडी को भू संयोजित करने के लिए यानी भू संपर्कित करने के लिए, यानी आग नहीं लगे। ज़्यादा मात्रा में अगर आवेश इकट्ठा हो जाएगा तो आग लग सकती है, इसलिए उस आवेश को ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। तो भैया निर्वात की विद्युतशीलता का मान आपको यानी एप्सिलॉन नॉट का मान बताना है, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको याद रह जाना चाहिए 8.85 × 10⁻12। ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको याद है, लेकिन ये का यही मान आपको बी ऑप्शन में भी दे रखा है। तो जल्दीबाजी में कहीं आप बी ऑप्शन पे टिक कर दोगे तो भैया आप लोगों को इसका मात्रक भी देखना है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान देना, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी के का व्युत्क्रमानुपाती। यानी एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो के का मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो के का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। तो जस्ट इसका उल्टा मात्रक होगा वो एप्सिलॉन नॉट का होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, दो समान गोलों जिन पर +Q और -Q आवेश है कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके बीच F बल कार्य करता है। F बल कार्य करता है अगर दोनों गोलों के बीचों बीच एक समान +Q आवेश का गोला रखा जाए। यानी अगर उन दोनों के बीचों बीच में एक +Q आवेश का गोला रखा जाए तो उस पर कार्य करने वाले बल का मान व दिशा क्या होगी, हमें ये भी बताना है। तो इसको हम समझते हैं। देखिए, बड़े आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, +Q का गोला ये रहा, -Q का गोला ये रहा, और कुछ दूरी पर है तो उस दूरी को अपन मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पर है। तो इन दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो कितना कार्य कर रहा है? F। तो +Q और -Q के मध्य जो बल कार्य कर रहा है F, तो कूलाम बल के सूत्र से F बराबर KQ बटा r² हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, मध्य में हमने बीचों बीच में यानी r/2 दूरी पर हमने एक और आवेश रख दिया और वो है प्लस का Q। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r/2 और ये r/2। तो देखो +Q और यहाँ पर भी +Q, तो +Q और +Q जो है तो इसके कारण जो बल की दिशा होगी वो किधर होगी? वो इधर होगी। ठीक है, और -Q और +Q के कारण आकर्षण होगा तो इसकी दिशा इधर होगी, यानी दोनों की दिशा एक की तरफ हो गई।
दोनों की दिशा एक की तरफ हो गई। तो हम F1 का मान ज्ञात कर लेते हैं, F1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो F1 वही कूलाम बल के सूत्र से, ये भी Q और ये भी Q, तो Q का स्क्वायर, दूरी r/2 तो r/2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 4F। इसी प्रकार F2 भी 4F हो जाएगा। तो मध्य में रखे प्लस Q आवेश पर कुल बल जो लगेगा वो F1 प्लस F2 लगेगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है। तो इनको हम जोड़ेंगे तो 8F आएगा, और 8F की दिशा जो होगी वो -Q की तरफ होगी। तो 8F की दिशा -Q की तरफ हो जाएगी। तो ये ऑप्शन में हम देखते हैं, ये सी ऑप्शन में सही आंसर है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर K परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल क्या होगा। यानी है K परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए तो लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, हमें ये बताना है। यहाँ ऑप्शन में दे रखा है कि K गुना कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, गुना बढ़ जाएगा, और K इनवर्स गुना बढ़ जाएगा। तो निर्वात में हम जानते हैं बल का जो सूत्र होता है वो ये होता है। और यदि हम दोनों आवेशों के मध्य K परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दें तो सूत्र जो बन जाएगा वो ये सूत्र बन जाएगा, यानी F/ε r। आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो कि हम जानते हैं कि εr जो होता है वो निर्वात में बल बटा माध्यम में बल का अनुपात होता है। तो माध्यम में जो बल आएगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, Fm बराबर हो जाएगा FO/εr। और यहाँ पर εr को क्या लिखा है, K, तो K को ऊपर लेके जाएंगे तो K इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब K इनवर्स गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, K इनवर्स गुना बढ़ जाएगा। इसका आंसर ये होगा, K इनवर्स गुना बढ़ जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है, एक धातु के गोले A को धनावेश दिया जाता है जबकि दूसरे एक अन्य समान धातु के गोले को उतना ही ऋणावेश दिया जाता है, तो दोनों के द्रव्यमान समान होंगे क्या। पहली बात तो क्या द्रव्यमान समान होंगे क्या, नहीं। देखो, अगर धातु का गोला A है, अगर हम इसको धनावेश दिया जाता है जबकि दूसरे एक अन्य धातु के गोले से उतना ही ऋणावेश लिया जाता है, तो जो वस्तु धनावेशित होती है, तो धनावेश दिया जाने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम उसको दे रहे हैं। धनावेशित वस्तु तब होती है जब उससे हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेंगे तो द्रव्यमान में कमी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। प्रश्न समझ के तो बच्चा यही करेगा ना कि धनावेश दिया जा रहा है तो बढ़ेगा, नहीं। धनावेशित वस्तु तब होती है जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो द्रव्यमान में कमी आएगी। और ऋणावेशित हो रही है तो ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, और दिए जा रहे हैं तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो द्रव्यमान बढ़ेगा किसका, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। फिर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर है तो उनके बीच में कूलाम बल कितना होगा। दो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और उनके बीच में दूरी 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ये रहा, दूरी 1 एंगस्ट्रॉम, ये 10⁻⁻10। F ज्ञात करना है, कूलाम बल का सूत्र लगाओ, वैल्यू रखो, आंसर जो आएगा वही आएगा 2.304 × 10⁻⁸ न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फिर है इसके बाद नेक्स्ट, जब किसी उदासीन धातु की प्लेट से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो इस पर विद्युत आवेश कितना होगा। आपको आवेश बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, n का मान दे रखा है, q बताना है। वही आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत लगाओ और आंसर निकालो, तो आंसर आएगा Q बराबर +1.6 कूलाम, +1.6 कूलाम। आंसर आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे हल भी कर सकते हो जिस तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ। फिर है, वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10⁻⁻4 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए तो बल 2.5 × 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाता है, तो तेल का परावैद्युतांक क्या होगा। तो इसके लिए आपको ये वाला सूत्र लगाना है और परावैद्युतांक εr का मान ज्ञात करना है। तो FO भी दे रखा है, FM भी दे रखा है, तो FO का मान ये रहा, FM का मान ये रहा, भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, जब कांच के छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो यह क्या करेगी। जब कांच के छड़ को आप सिल्क से रगड़ोगे तो सिल्क क्या करेगी, सिल्क जो है इलेक्ट्रॉन को देगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को देगी तब जाकर ही
इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, जब ये कांच की छड़ है और ये सिल्क का कपड़ा है, जब इनको अपन रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसका मतलब है कि कांच की छड़ सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, कांच की छड़ सिल्क को क्या देगी, इलेक्ट्रॉन देगी। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, समान त्रिज्याओं के दो गोलाकार चालकों बी एवं सी पर आवेश की मात्रा समान है तथा उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F है। उतनी ही त्रिज्या वाले एक अन्य अनावेशित चालक का संपर्क पहले बी से करते हैं और फिर सी से संपर्क कराकर उसे हटा दिया जाता है, तो बी तथा सी के बीच लगने वाला बल अब कितना होगा। बस थोड़ा प्रश्न ही आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न बहुत सरल है। देखिए, समान त्रिज्या के दो गोलाकार चालक बी व सी पर समान आवेश है, ये बी है और ये सी है, और ये दोनों आर दूरी पर रखे हुए हैं। इस पर भी प्लस क्यू है, इस पर भी प्लस क्यू है, तो आवेश की मात्रा समान है और एक दूसरे को कुछ दूरी पर रखा है, तो और प्रतिकर्षण बल F लग रहा है। बल तो प्रतिकर्षण लगेगा क्योंकि समान प्रकृति के हैं, तो F बराबर हो जाएगा K Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। फिर बोला कि उतनी त्रिज्या वाले एक अन्य अनावेशित, एक अन्य गोला हम लाए अनावेशित जिसके ऊपर आवेश का मान 0 है, संपर्क कराते हैं, तो संपर्क के बाद में क्या होगा, इसके अंदर जो आवेश था वो आधा हो जाएगा, ये Q/2 हो जाएगा। तो दोनों में कितना कितना हो गया, Q/2, क्योंकि जब हम संपर्क कराते हैं तो आवेश आधे हो जाते हैं। तो ये Q आवेश इससे टच कराने पर इस पर Q/2 और इस पर भी कितना आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद में C से संपर्क कराकर उसे हटा देते हैं और तथा B व तथा C के बीच लगने वाला बल बताइए। अब C पर तो वही Q आवेश रहेगा और B पर Q/2 आवेश हो जाएगा। तो संपर्क के बाद में प्रत्येक पर आवेश जो है वो कितना होगा, संपर्क के बाद में प्रत्येक पे आवेश, अगर इनको संपर्क करवा दें तो इनको संपर्क करवा देंगे तो इन पर आवेश इतना इतना आ जाएगा, लेकिन हमें तो बल बताना है। तो बल बताना है तो यहाँ पे देखो B से भी संपर्क कराते हैं और फिर C से भी संपर्क कराते हैं। तो B से संपर्क कराया तो प्रत्येक पर आवेश Q/2 हो गया। फिर C से भी हम एक अन्य गोले को संपर्क कराते हैं, तो अन्य गोला जो ये इसी को संपर्क कराएंगे ना, तो इस पर आवेश कितना आ गया, Q/2। तो अन्य गोले पर जो Q/2 आवेश आया, जब इसको C से टच कराएंगे तो प्रत्येक पर आवेश कितना हो जाएगा, Q + Q/2, और इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो प्रत्येक पर आवेश आ जाएगा 3/4Q। कितना आ जाएगा, 3/4Q। तो इसका मतलब C पर आवेश हो जाएगा 3/4Q और B पर तो आवेश कितना था, Q/2। तो Q/2 और 3Q/4, इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो यहाँ पे हम कूलाम बल का सूत्र लगाएंगे, K Q/2 Q1 आवेश और 3Q/4 Q2 आवेश बटा R स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो F' का मान आएगा 3/8 गुणा F, 3/8 गुणा F। तो ये आएगा, तो हमें जो ये ऑप्शन में मिलेगा वो है डी ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर होगा 3F/8। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा से देख लेना और शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर आप किसी दो समान आवेशित गोलों का आपस में टच कराते हो तो उनके आवेश जो आधे आधे हो जाते हैं। फिर देखो यहाँ पे बी गोले से हमने एक अन्य अनावेशित गोले को टच कराया तो Q आवेश जो है वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, Q/2 Q/2। फिर इस अन्य गोले पर जो आवेश आया Q/2, इस अन्य गोले को हम C से वापस से टच कराते हैं तो C पर तो पहले से Q आवेश था और अन्य गोले पर Q/2 आवेश था। तो इनको जब हम जोड़ते हैं तो प्रत्येक पर 3/4 Q आवेश आ जाता है। तो C के ऊपर जो आया 3/4 आवेश आ गया और B पर यहाँ पर कितना आया था, Q/2 आवेश। तो इन दोनों के बीच में R दूरी है, तो कूलाम बल का सूत्र लगा के हम ये मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इसका तात्पर्य है कि अगर हम किसी वस्तु को पहले तो कुचालक अगर स्टैंड पर रखते हैं और फिर इस चालक को चालक तार से इसे भूसंपर्कित करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो प्रवाह होने का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे पूरा डिस्कस कर रहे हैं, पूरा लिखा हुआ आपको मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो, आवेशों का जो प्रवाह होता है, पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। जो आवेशों का प्रवाह होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है और ऋणावेशों का प्रवाह धनावेश की ओर होता है आकर्षण बल के कारण, और ऋणावेश व बराबर मात्रा के धनावेश आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहे हैं
तो इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु जो है वो धनावेशित होती जाएगी। क्या होती जाएगी? धनावेशित होती जाएगी। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं इसको, और ये इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव होता है वो हमेशा जो होता है वो धनावेश की होता है आकर्षण बल के कारण। तो ये जो वस्तु है वो धनावेशित होती जाएगी, धनावेशित होती जाएगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता जाएगा। तो समान मात्रा में धनावेश और ऋणावेश आके उसको उदासीन कर देंगे, तो वस्तु तो है धनावेशित होती जाएगी। ठीक है। धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है और चालकों का पराविद्युतांक भी अनंत होता है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से गलत कथन चुने। कूलाम का नियम उस विद्युत बल को सही परिभाषित करता है। कूलाम का नियम उस विद्युत बल को सही परिभाषित करता है जो देखो, कूलाम का नियम एक प्रकार का विद्युत बल ही है। तो ये परिभाषित करेगा किसको? परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को इसके नाभिक से बांधता है। तो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को विद्युत बल क्या परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से बांधता है क्या? नहीं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधता है। हाँ, हम ये परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन को बांधता है। तीसरा, परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु बनाता है। अणुओं एवं परमाणुओं को परस्पर बांधकर ठोस बनाता है। तो थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा गौर लगाना पड़ेगा। गलत कथन चुनने के लिए बोला है हमें, गलत कथन चुनना है। तो विद्युत बल का मतलब होता है धनावेश और ऋणावेश के बीच में लगने वाला बल। ठीक है, हम ये जानते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को इसके नाभिक से बांधता है। तो नाभिक पे धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो इसका मतलब बांधने का काम करता है। तो ये बात तो सही है। फिर तीसरी बात देखो, परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु बनाता है। तो परमाणु परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, ये बात भी सही है। अणु एवं परमाणुओं को परस्पर बांधकर ठोस बनाता है, ये बात भी सही है। बी ऑप्शन कह रखा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधता है। तो ये बात तो विद्युत बल के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन पर तो धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो इनके बीच में तो विद्युत बल लगेगा ही नहीं। तो ये कथन जो है ये गलत है, ये कथन गलत है। तो बी ऑप्शन इसका गलत आंसर होगा। इसके बाद है, विद्युत आवेश एक समान गति से उत्पन्न करता है किसको? तो अगर एक समान गति से अगर वो गति कर रहा है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और स्थिर आवेश जो होता है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। समान वेग से अगर गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और त्वरित आवेश है तो ई व बी व विद्युत चुंबकीय सभी को उत्पन्न करेगा। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक के लिए ये सूत्र पता होना चाहिए, E बराबर F बटा Q। तो F बटा Q का मात्रक न्यूटन बटा कूलाम होता है। और एक और अन्य मात्रक होता है E का, वो होता है वोल्ट बटा मीटर। फिर इसके बाद है, एक कैपिटल R डैश त्रिज्या के एक ठोस गोले पर एक समान रूप से आवेशित है। कैपिटल R त्रिज्या के एक ठोस गोले पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। विद्युत क्षेत्र E गोले के अंदर तथा गोले की त्रिज्या R में संबंध बताइए। तो वैसे तो ये प्रश्न जो है आउट ऑफ हो गया है, मान लीजिए कि ठोस गोले के अंदर, तो ये क्वेश्चन आप रहने ही दो, इस क्वेश्चन को छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो देखो, एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता कहाँ पे? 2 मीटर से अधिक दूर बिंदुओं पर, 10 मीटर से अधिक दूर बिंदुओं पर, बाहरी बिंदुओं पर, आंतरिक बिंदुओं पर। तो केवल इसमें आपको ये समझना है कि भाई एक आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की तरफ 0 होता है। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कहाँ नहीं करता? आंतरिक बिंदुओं पर नहीं करता। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है। फिर है इसके बाद में, विद्युत बल रेखाओं के बारे में असत्य कथन ढूंढो। तो प्रश्न को आप ढंग से पढ़ना, असत्य कथन बोला है। सत्य कथन क्या क्या पहले तो ये पता होना चाहिए। धन आवेश से, देखो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल कर ऋणावेश पर जाके समाप्त होती है, ये बात सही है। एक दूसरे को नहीं काटती, ये बात भी सही है। बिंदु आवेश एवं गोले के लिए इनकी आकृति समान होती है, ये भी सही है। इनका भौतिकीय अस्तित्व होता है, ये बात जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होता है तो इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। तो ये तो कह रहा है कि अस्तित्व होता है, तो ये बात गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। फिर है इसके बाद में नेक्स्ट, खालिस्तान के द्विध्रुव को अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात 2:1 होता है। अक्ष पहले बोला है तो 2:1 आएगा। फ्रैंकलिन अर्थात स्थिर विद्युत मात्रक आवेश की सबसे छोटी इकाई है, जबकि फेराडे सबसे बड़ी इकाई है। और एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरियों के लिए सत्य है।
विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आकर्षित करते हैं। विद्युतदर्शी एक सरल उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, फटाफट से बता रहा हूँ मैं आपको। किसी आवेश पर कई आवेशों के कारण लगाए गए बलों का परिणामी इन बलों के सदिश योग के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से आप कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश F बराबर E बराबर, सॉरी ये गलत लिख दिया, E बराबर F बटा Q होता है। तो एकांक धन आवेश अगर ये 1 होगा तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इस बल के बराबर होगा। जितना बल अनुभव होगा उसी को विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जब एक पराविद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके परमाणु या अणु आवेश की तरह व्यवहार करते हैं। जब आप किसी एक पराविद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो इसके परमाणु या अणु आवेश की तरह व्यवहार करते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है कि जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल कितना होता है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल होता है 0 और बलागुण होता है τ बराबर P sin थीटा। फिर इसके बाद एक चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के क्या होती है। एक चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E सिग्मा के समानुपाती होता है। सिग्मा नहीं दे रखा हो तो आप Q भी लिख सकते हो क्योंकि सिग्मा बराबर Q बटा I होता है, तो E समानुपाती Q भी होता है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किस ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव ऋणावेश की ओर होती है और धनावेश से दूर होती है। फिर है एक छोटे द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी गुनी होगी। तो हमें ये अनुपात पता है। तो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्ष की 2 गुनी होती है। तो कितनी आएगी, 2 गुनी आएगी। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। और फिर इसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये सूत्र हो गया। फिर है निर्वात की विद्युतशीलता, ये भी हमने कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उत्पन्न त्वरणों का अनुपात, तो त्वरणों का अनुपात जो आएगा AE बटा AP बराबर आएगा MP बटा ME, यानी जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर जो त्वरण होता है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जस्ट जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका त्वरण कम होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि AE बटा AP इन त्वरणों का अनुपात MP बटा ME होगा। एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक अनुदिश लाया जाता है तो किया गया कार्य कैसा होगा बताओ। तो किया गया कार्य जो होता है वो 0 होगा क्योंकि अनंत पर भी निरक्ष पर विभव का मान 0 होता है, तो किया गया कार्य भी कितना होता है, 0 होता है। कूलाम बल का नियम लिखो, तो ये आप अच्छे से लिख सकते हो। कूलाम बल का नियम। आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो आदर्श विद्युत द्विध्रुव से जान लो जिसमें आवेश का मान अनंत होता है और उनके बीच की दूरी 0 होती है, तो आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। फिर ये बड़े प्रश्न है, तो ये बड़े प्रश्न आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप तैयार कर लो। और इसके अलावा और जो क्वेश्चन है छोटे मोटे ये न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से जारी प्रश्न बैंक भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो है उसके सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर का लेके आएंगे, तो उसे भी आप ज़रूर से देख लेना क्योंकि इनमें से प्रश्न आने की संभावना है। तो कम समय में इन सभी को मैं आप लोगों के लिए जल्दी से उपलब्ध करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।